फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उनके भाग के बारे में जानेंगे कि संविधान में कुल कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में जानेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए और हमारा जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो नया जो हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और भाग 1 में जो है आर्टिकल 1 से 4 आता है। एक है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। भाग 4 जो है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला अनुच्छेद संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। और तीसरा में नए राज्यों का निर्माण। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भाग 2 जानने से पहले भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता हैं, उनका एक कोटेशन मैं पढ़ना चाहूँगा। मैं एक ऐसा आदर्श समाज चाहता हूँ जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित हो। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। भाग 2 को देखते हैं। अब भाग 2 में क्या है कि नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता का प्रावधान है, और आर्टिकल 5 जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। और आर्टिकल 6 जो है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। अब भाग 3 के बारे में जानेंगे। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, और साधारण जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार के अंतर्गत आया है। मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 12 में परिभाषा है मूल अधिकार का। 13 में मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। समता का अधिकार 14 से 18 है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और 14 विधि के समक्ष समता है। और 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी और बिहार एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी भी पूछा है इस क्वेश्चन को। 16 लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता है। 17 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार एसआई, बिहार एसएससी और बिहार बीपीएससी और बिहार के बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है, इसी को अनटचेबिलिटी बोलते हैं। 18 जो है उपाधियों का अंत है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 20 जो है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध का संरक्षण है। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 ये शिक्षा का अधिकार राज्य 6 से 12 की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करें। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है।
मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध। DMRC JEE 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग बिहार SI में भी पूछा गया है, बिहार दरोगा में, और BPSC भी पूछा है इस क्वेश्चन को। शोषण के विरुद्ध का ये अधिकार है 23 और 24 दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद करना है आपको, या फिर इस प्रकार पढ़ना है कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। कारखाने आदि में बालक के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। 24 कहता है कि कारखाने में किसी भी बालक को हम नहीं लगा सकते, नाबालिग बालक को नहीं, यह कानूनन दंडनीय अपराध है। तो आर्टिकल 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 अनुच्छेद 25 से 28 है। और 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये हम लोग भारत का संविधान बुक लक्ष्मीकांत का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाकर यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 28 है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। और 29 से 30 जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो पार्टिकुलर 29 जो अनुच्छेद है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कुछ विधियों के अभिव्यक्ति या अनुच्छेद 31A से अनुच्छेद 31C तक के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 31A है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31B है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 31C है कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहते हैं। और भीमराव अंबेडकर की आत्मा इसी को बोलते हैं। और संविधान में जो उपचार किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत ही किया जाता है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 के बारे में डिटेल में जानेंगे। 32 जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार है। 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 जो है जब किसी क्षेत्र से सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्वर्धन है। 35 अनुच्छेद 35 है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। और अब भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में भाग 4 क्या कहता है। भाग 4 का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में इसका जिक्र है। 36 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा है। और 37 जो है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना है। और अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। और 39 ये सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि है। 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
और 45 जो है अनुच्छेद प्रारंभिक शेषावस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान करता है। और 46 में अनुच्छेद जातियों, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। और अनुच्छेद 47 में पोषण, आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा कराने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। लेकिन इससे पहले एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहेंगे कि अनुच्छेद 47 जो है, हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी है इसी के तहत लगाया गया है, अनुच्छेद 47 के तहत। और 48 कृषि और पशुपालन से है, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 48 ए जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों आदि वस्तुओं का संरक्षण है। और 50 जो है अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, मतलब कार्यपालिका को किस प्रकार से न्यायपालिका से अलग रखते हैं, उसका पृथक्करण अलग करते हैं के बारे में जानकारी अनुच्छेद 50 के तहत हमको मिलता है। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हम लोग देखेंगे भाग 4A जो कि मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 ए है। अनुच्छेद 51 ए मूल कर्तव्य भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह मतलब एक क्लॉज में है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। और क्लॉज 2 है स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, अनुसरण करें। और नेक्स्ट जो है आर्टिकल, कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो घुमा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, साइड में हम उसको लिखे हैं, उसके बारे में जानें। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचार, जो कि मूल अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्ति उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। जिस व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन होता है वह संवैधानिक उपचार के तहत आर्टिकल 32 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। और उच्च न्यायालय उनके लिए 5 रीट जारी करता है और उन 5 रीट लिखित आदेशों का आधार पर देता है। अब उनमें से जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस उसको बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है। अगर इस टाइप का केस होता है तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत रीट में आता है। दूसरा रीट है परमादेश, जिसको कि इंग्लिश में मैंडामस बोलते हैं। और हाई कोर्ट सार्वजनिक पद अधिकारी को आदेश देता है, मतलब अगर कोई अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो उसी के खिलाफ ये रिट जारी होता है, परमादेश। और प्रतिषेध जो है, जिसको इंग्लिश में प्रोहिबिशन बोलते हैं, इसमें मना करना होता है कि किसी को हम फोर्सफुली कुछ करने पर प्रेरित नहीं कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोहिबिशन, जिसको कहते हैं प्रतिषेध। और चौथा जो रीट है अधिकार परीक्षा है, क्यूटो वारंटो इसको बोलते हैं। और 5वां है उत्प्रेषण, सर्टरियरी से प्रमाणित करना है। और दोस्तों जब उच्चतम न्यायालय की बात आता है तो आर्टिकल 32 के तहत ये 5 रीट जारी होता है। अगर यही राज्य में हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, तो वो जो जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत ये रीट जारी करता है। और रीट 5 है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे भाग 4A मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के बारे में जान रहे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि दोस्तों ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं इस सारे के सारे फैक्ट को एवरीथिंग इन इज आवर माइंड में रहना चाहिए, मतलब सब कुछ हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें। तो इसमें क्लॉज C जो है देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। D है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और E है भारत के सभी लोगों में समता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है
और क्लॉज एफ है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। और क्लॉज जी है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ऑप्शन एच है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आई है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और जे है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और के क्लॉज है जो माता पिता अथवा संरक्षण हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के अस्थायी यथास्थिति अपने बच्चों अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। और भाग 5 जो है दोस्तों संघ की बात करता है और संघ में अनुच्छेद 52 से 151 आता है। अध्याय 1 कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 52 से 74 है। 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताता है। और वही जो है ठीक है 53 जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात करता है। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है। 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताता है। 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ की बात करता है। 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। 60 जो है आर्टिकल 7 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान से है। 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। 62 राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि है। 63 है भारत का उपराष्ट्रपति है। 64 है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन समाप्ति होना है। 65 है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे उससे पहले एक हम लोग कोटेशन को जानते हैं। हमारी लगातार परफॉर्मेंस का नतीजा है कि बचपन में बनी छवियां अब नया आकार लेगी। मतलब है कि हम लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं उसको अभी भुलाने का काम है, उसको नए सिरे से सृजन करने का काम है ताकि हमारा हम बेहतर से बेहतर करें शैक्षणिक दृष्टिकोण से। अब जैसे 11 से 12 बजे का समय जो होता है संसद में वो प्रश्नकाल का होता है। 12 से 1 बजे का जो समय होता है वो शून्यकाल का होता है और 1 से 2 बजे भोजन काल का होता है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि 2 से 4 बजे संसद में जो होता है वो कौन सा काल होता है? आप कमेंट कीजिए हमारे वीडियो में और बने रहिए। और आर्टिकल 19(1)(a) जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बीपीएससी ऐसे पूछा है क्लॉज को लगा के। और पहला जो है प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया और पुस्तक लिखना, ना बोलना, फिल्में बनाना, ये 19 फर्स्ट के तहत आता है प्रेस की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 22 के बारे में जानेंगे। ये मानहानि है। मानहानि का मुकदमा जो चलता है किसी पर वो अनुच्छेद 22 के तहत ही होता है। और हिरासत में लेने के विरुद्ध का अधिकार भी आर्टिकल 22 के तहत है। अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में जबरन लिया जाता है तो उसको कारण क्या है बताना और जानने की वो इच्छा जाहिर कर सकता है। वह व्यक्ति मनपसंद वकील रख सकता है और वकील से परामर्श ले सकता है। अपनी रक्षा का अधिकार जानने का उसको अनुच्छेद 22 के तहत सारा अधिकार दिया गया है। और अगर किसी व्यक्ति को मतलब पुलिस द्वारा उठाया जाता है तो 24 घंटे यात्रा काउंट नहीं होता है। यात्रा को हटा करके नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 24। उसके बाद फिर आर्टिकल 23 देखेंगे जो कि बलात्श्रम है। आर्टिकल 23 बलात्श्रम है और मानव का दुर्व्यवहार है। आर्टिकल 24 जो है 14 वर्ष से कम के बच्चा खतरनाक उद्योगों यानी फैक्ट्री में नॉट अलाउड है भारतीय संविधान के अनुसार। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन। हमारे वीडियो में बने रहिए और
अब जानेंगे अनुच्छेद 66 के बारे में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 के तहत होता है और 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि होता है। 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि है। 69 है उपराष्ट्रपति तथा शपथ का प्रतिज्ञान। 70 है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाचन। 71 है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संरक्षित विषय। 72 है क्षमा, राष्ट्रपति जो क्षमा दान देता है 72 के तहत देता है। और 61 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 72 इंपॉर्टेंट है, क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति चाहे तो जो भी व्यक्ति पर अपराध है उसको क्षमा कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, मतलब छोटा कर सकता है, और ये तमाम अधिकार उसको दिया गया है। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल अब 73 के बारे में जानेंगे। और राष्ट्रपति टोटल जो है आर्टिकल 52 से 78 के बीच में आता है। और 73 है संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार, 73 के तहत होता है। अब मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे, अनुच्छेद 74 और 75 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होना चाहिए। 75 है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध होना चाहिए। और भारत का महान्यवादी जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उसके बारे में अनुच्छेद 76 में जिक्र है। 76 भारत का महान्यायवादी की बात करता है। और सरकारी कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 से 78 है। 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन करना है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। अध्याय 2 के बारे में अब जानेंगे, संसद साधारण अनुच्छेद 79 से 88। अब 3 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। 79 संसद का गठन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं संसद जो बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। और 79 संसद का गठन की बात करता है। 80 जो है राज्यसभा की संरचना की बात करता है। और 81 जो है लोकसभा की संरचना की बात करता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कौन सा अनुच्छेद संसद से संबंधित है, तो आंसर हो जाता है 79 अनुच्छेद। और अगर पूछता है कि राज्यसभा से संबंधित कौन है तो अनुच्छेद 80 है, लोकसभा से संबंधित कौन है तो 81 है। तो 79, 80 और 81 याद रखिएगा। और अब जैसे कि अनुच्छेद 82 क्या है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। जैसा हम लोग जानते हैं प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होती है, लेकिन कोविड के कारण 21 में होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया। और पहली जनगणना 1872 में हुआ था और उसके बाद फिर से लगातार होने लगा। और 83 जो है संसद के सदनों की अवधि के बारे में बात करता है। 84 संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता है। 85 संसद के सत्र 17वां और विघटन की बात करता है। और 86 जो है संसदों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने की राष्ट्रपति के का अधिकार की बात करता है। 87 जो है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करता है। 88 है संसदों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार की बात करता है। अब हम लोग जानेंगे संसद के अधिकारी। अनुच्छेद 89 से 98 के बारे में जानेंगे। 89 है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 है उपसभापति का पद रिक्त होना और पदत्याग और पद से हटाया जाना। 91 है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। और 92 है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 93 है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पदत्याग और पद से हटाया जाना। 95 है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्षता या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 96 है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 97 है सभापति और उपराष्ट्रपति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 है संसद का सचिवालय। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
अब जैसे कि दोस्तों बीच बीच में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना चाहिए, जैसे कि डीजीपी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है डीजीपी। और थोड़ा सा देखते हैं, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और नाविक का होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। और एनपीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो अब देखते हैं अनुच्छेद हम लोग कार्य एवं संचालन के बारे में, जो कि अनुच्छेद 99 से 100 है। 99 अनुच्छेद सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। और 100 संसदों के मतदान रिक्तियां के होते हुए भी संसदों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में बात करता है। सदस्यों की निरहताएं जो है अनुच्छेद 101 से 104 है। 101 स्थानों का रिक्त होना है। 102 सदस्यों के लिए निरहरताएं हैं। 103 सदस्यों की निरहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति है। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ अनुच्छेद 105 से 106 है। और 105 में संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार आदि है। और 106 जो है सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात करता है। विधायी प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 107 से 111 है। 107 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। 108 है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 111 में विधेयकों पर अनुमति है। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 112 से 117 है। और 112 वार्षिक वित्तीय विवरण है। 113 जो है संसद के प्राक्कलन में सब संबंध में प्रक्रिया है। 114 है विनियोग विधेयक है। 115 है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध कराता है। 117 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 110 धन विधेयक भी इम्पोर्टेंट है। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंध है। और 104 जो है संसदों के वेतन और भत्ते की बात करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा ऊपर देख लें, और जो इसमें इम्पोर्टेंट लगा हम उसको बता दिए। उसके बाद फिर 109 धन विधेयक ध्यान रखना है। 110 धन विधेयक के बारे में रखना है। 111 विधेयकों पर अनुमति के बारे में बात करना है। अब आते हैं हम लोग वित्तीय विषयों के उपबंध की प्रक्रिया में। अनुच्छेद 112 से 117 के बारे में जानेंगे। 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण है। 113 संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया है। 114 जो है विनियोग विधेयक है। 115 जो है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की बात करता है। 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की बात करता है। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग जानते हैं साधारण प्रक्रिया अनुच्छेद 118 से 122 के बारे में। और 118 जो प्रक्रिया के नियम है। 119 जो है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय है। 120 है संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 121 में संसद में चर्चा पर निबंधन है। 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना है। और अध्याय 3 के बारे में अब जानेंगे हम लोग। राष्ट्रपति की विधायक की शक्तियाँ अनुच्छेद 123 है। 123 में संसद के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147। 124 जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि हैं। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। 127 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति है। 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति है। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान है। 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता है। 132 में कुछ मामले में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधिकारिकता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट धारा के बारे में जानेंगे, आईपीसी के बारे में जानेंगे। आईपीसी जो है
375 जो है रेप से संबंधित है। IPC 376 जो है गैंग रेप से संबंधित है। और IPC 506 है क्रिमिनल इंटीमिडेशन से है। क्रिमिनल इंटीमिडेशन से है। और IPC 376 रेप पहले ही बचा चुके हैं और गैंग रेप की बात करता है ये। और IPC 384 जो है एक्सटॉर्शन से है। और IPC 420 जो है चीटिंग एंड फंड से है, चीट फंड से है। ये इम्पोर्टेंट है, मुद्दा में था हाल फिलहाल। और 506 में क्रिमिनल इंटीमिडेशन है IPC। तो ये कुछ IPC था। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा आर्टिकल के बारे में जान रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं। आज सारे आर्टिकल को लगभग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा कुछ कोटेशन जान लेते हैं बीच बीच में। ज्ञानी सत्य को जानना व जीना ही ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। विद्वान शिक्षक वही होता है जो सत्य को जानता है, जानने की कोशिश करता है या जानने मतलब औरों के बीच में सत्य को जनाने की मतलब प्रयास करता है। संवाद को संकेत के रूप में दिया जाए तो वह लिपि हो जाता है। और हमारी लिपि जो है देवनागरी है और देवनागरी लिपि है हम लोगों की। और अंग्रेजी जो लिखते हैं वो रोमन लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और अतिथि देवो भव मतलब और अतुल्य भारत, तो ये सब मस्ट स्लोगन है जिसको कि हम लोग को अपने जीवन में समाहित करना चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 133 के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करते हैं। 133 अनुच्छेद न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। अनुच्छेद 134A जो है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है। और 135 जो विद्वान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की आधिकारिकता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। 136 है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 137 है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। 138 है उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में वृद्धि। 139 है कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। 139A है कुछ मामलों का अंतरण। 140 है उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ। 141 है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। 142 है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 अनुच्छेद है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। 145 अनुच्छेद है न्यायालयों के नियम आदि। 146 है उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक और सेवक तथा व्यय। 147 है निर्वाचन। और अध्याय 5 में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 151 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट्टा मार लीजिए, इससे पहले कुछ खास नहीं था लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 149 नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में है। 150 जो संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप तैयार करता है। और 151 जो है संपरीक्षा प्रतिवेदन की बात करता है। अब भाग 6 के बारे में जानेंगे, अभी भाग 12 तक हमको जाना है और कम से कम, और देखते हैं कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं। भाग 6 जो है राज्य के अनुच्छेद 152 से 237 के बारे में पढ़ेंगे। हम तो चाहेंगे कि पूरा भाग कंप्लीट करें, लेकिन भाग जो है 6 राज्य के अनुच्छेद 152 से 237। अध्याय 1 साधारण अनुच्छेद 152 में परिभाषा है। और अध्याय 2 कार्यपालिका और राज्यपाल अनुच्छेद 153 से 62 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य में होता है, राष्ट्रपति का दूत होता है राज्यपाल किसी भी राज्य में। 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। 154 अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 156 राज्यपाल की पदावधि है। 157 राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएँ हैं।
158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। 159 जो है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। 160 है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन है। 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 161। और जो अधिकार मतलब राष्ट्रपति को प्रदान है कुछ हद तक 161 के तहत वो अधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है क्षमादान के मामले में। और 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 से 64। 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जिक्र है। 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और थोड़ा बीच बीच में पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। तो भारत प्रारंभ से ही धर्म प्रधान देश रहा है, तो ध्यान दीजिए भारत जो है प्रारंभ से ही धर्म प्रधान देश रहा है। भारत के धार्मिक गंधर्वों में विभिन्नता में एकता देखने को मिलती है। भारत के धार्मिक ग्रंथों में विभिन्नता में एकता देखने को मिलती है और धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ प्रमुख हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के बारे में हम लोग जानेंगे, इम्पोर्टेंट है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत सरकारी कार्य का संचालन अनुच्छेद 166 से 67। 166 राज्य की सरकार में कार्य का संचालन है। 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अध्याय 3 के बारे में आप पढ़ रहे हैं राज्य विधानमंडल साधारण अनुच्छेद 168 से 177। 168 है अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडल का गठन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। 168 जो है राज्यों के विधानमंडल का गठन की बात करता है। 159 जो है राज्यों में विधान परिषद का उत्पाद या सृजन की बात करता है। मतलब आर्टिकल 159 के तहत या तो हम सृजन कर सकते हैं या तो उसको खत्म कर सकते हैं। 170 है विधानसभाओं की संरचना। 171 है विधान मंडलों की संरचना। 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। 173 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 175 है सदन या सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार। राज्य के विधानमंडलों के अधिकार अनुच्छेद 178 से 187 के बारे में आप जानेंगे। और 178 है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। 180 है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 181 में है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संग विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 182 है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। 183 है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग, पद से हटाया जाना। 184 है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति। 185 है जब सभापति या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 187 है राज्य के विधान मंडलों का सचिवालय। कार्य संचालन है अनुच्छेद 188 से 189। 188 है सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। 189 है सदनों में मतदान रिक्तियाँ के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदस्यों की निहरताएँ हैं अनुच्छेद 190 से 93। 190 है स्थानों का रिक्त होना। 191 सदस्य के लिए निहरता। 192 सदस्यों की निहरता के संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए निर्हित किए जाने पर बैठने और मत के लिए शासित।
और राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 194 से 95। 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार आदि। 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायिक प्रक्रिया है अनुच्छेद 196 से 201। 196 विधेयक के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। अब देखेंगे, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में वेद का स्थान सर्व प्रमुख है, तो ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा सा अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल को। आज कम से कम जो है खत्म करने का कोशिश करेंगे। 197 धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंधन है। 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 199 में धन विधेयक की परिभाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। 200 में विधेयकों पर अनुमति है। 201 में विचारों के लिए आरक्षित विधेयक है। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया है अनुच्छेद 202 से 207। 202 है वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 है विधानमंडल में प्राक्कलनों में संबंध या प्रक्रिया। 204 में विनियोग विधेयक है। 205 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान है। 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान है। 207 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। साधारण प्रक्रिया अनुच्छेद 208 से 212 है। 208 प्रक्रिया के नियम है। 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन है। 210 में विधानमंडल के प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 211 में विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बंधन है। 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच किया जाना है। अध्याय 4 राज्यपालों की विधायी शक्तियां 213 में है और 213 में विधानमंडलों की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है। अध्याय 5 राज्यों में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 213 से 14 है। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन है। 215 में उच्च न्यायालयों का न्यायालय होना है। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन है। 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधिकरण की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं। 218 में उच्चतम न्यायालय के संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना है। 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। 220 में अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निबंधन है।